एक कांस्टेंट k रेज़ के साथ कैंसिल होगा, क्या बचा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। पर ये आंसर किसका है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ k का, जबकि मुझे तो सिर्फ एडजॉइंट ऑफ k चाहिए। तो अगर मुझे सिर्फ एडजॉइंट ऑफ k चाहिए तो a को हटाना पड़ेगा, राइट। और a जब हटेगा कैसे, अब एक ऑप्शन ये है कि a उस तरफ देगा तो a इनवर्स होके जाएगा, पर वापस वो a इनवर्स भी तो ढूंढना पड़ेगा, या a इनवर्स, या ठीक है a को दूसरी तरफ ले लो तो भी चलेगा। a को जब आप दूसरी तरफ लोगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स, a इनवर्स हो जाएगा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a एक कांस्टेंट है और ये किसी भी एडजॉइंट ऑफ a होगा तो एक मैट्रिक्स ही, तो मैट्रिक्स जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो क्या हो जाएगा, k रेज़ टू n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ k आप लोगों का k रेज़ टू n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a होगा, ये डायरेक्ट कैसे बाहर निकलेगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी में चेंज कर देना, मेरी मिस्टेक है आप लोगों को। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी था आप लोगों का एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, किसकी इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1। फिर उसी के अंदर जब मैंने एडजॉइंट इंक्रीज किया था तो क्या हो चुका था, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1 का, उसका मतलब है कि जितने एडजॉइंट में बढ़ाऊंगा उतना ही n माइनस 1 का पावर बढ़ जाएगा, करेक्ट। ये पता है आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालते हो, या पहले एडजॉइंट निकाल लेते हो उसके बाद आप ट्रांसपोज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताए भाई। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1 का स्क्वायर होता है, बट एडजॉइंट ऑफ a का आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 2 इनटू a। एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, अब बोलो तो सर ये और ये अलग है, बिल्कुल अलग है, ये तो एक मैट्रिक्स देगा, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देगा, है ना, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट, वो तो कांस्टेंट आएगा। इसको डिराइव करते हैं, कैसे करोगे, आपको डिराइव करना है, करने की जरूरत पड़े तो कैसे करेंगे, इसको यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a से तो मैं a को किससे रिप्लेस करूंगा, तो a को अगर मैं एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इनटू i की जगह पर एडजॉइंट ऑफ a डाल दूंगा, ठीक है। ये चाहिए तो इसको कुछ नहीं करना, इसकी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1, करेक्ट। अब मुझे ये चाहिए तो इसको हटाना है, तो कैसे हटाऊं, एक तरीके उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स हो जाएगा, राइट। पर वो एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स को फिर सोल्व करने के लिए फिर वो वापस वो प्रॉब्लम आएगी, उससे अच्छा बेटर ये है, वो भी कर सकता हूँ बट उससे ज्यादा इजी है ना कि मुझे अगर एडजॉइंट ऑफ a हटाना है तो उसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऐसा मल्टीप्लाई करूँ जिसकी जगह पर ये लिखूंगा ना, तो मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, a से मल्टीप्लाई। अच्छा a मैंने यहाँ पर पहला मैट्रिक्स लिया है तो सामने भी पहले ही लेना है, ये तो कांस्टेंट है, वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेकंड भी लेते तो, क्योंकि a को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी a ही होगा और i को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी a ही होगा, क्योंकि i का काम तो 1 है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिस ऑर्डर में आपका यहाँ उसी ऑर्डर में यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, अब ये a इंटू एडजॉइंट को क्या लिखूंगा? I equal to adjoint of a is equal to determinant of a raised to power n minus 1 into ai is a। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a को ये कांस्टेंट है ना, उस तरफ देगा तो कम हो जाएगा, जो पावर n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा n माइनस 2। और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं, आपको जो चाहिए सब आ गया। एडजॉइंट ऑफ a को भी फाइंड करो तो किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 2 into a के बराबर। ये सारी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, इसमें जो कोई अगर पहले डिस्कस नहीं हुआ है तो ये पर इसमें सेकंड स्टेप में जब a मल्टीप्लाई किया उसकी जगह एडजॉइंट ऑफ a को a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a इनवर्स भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a को डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a इनवर्स उससे मिल जाएगा। वहाँ लिखा है सर। अब देखो ये इसको छोड़ के दो और सम में बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना आप लोग। इसको बोलते ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये सभी ने बताया कि था नहीं, ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टीआर ऑफ इट। टीआर काफी बच्चों को लगता है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, जो सिर्फ बोर्ड फोकस होता है, तो उनको लगता है ट्रांसपोज का टीआर है, बट टीआर इज नॉट फॉर ट्रांसपोज, टीआर इज फॉर टीआर किसके लिए होता है? ट्रेस के लिए होता है। और ट्रेस क्या करता है? ट्रेस कुछ नहीं करता, सम ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल। आपके जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होंगे उसका एडिशन देता है, कुछ नहीं करता। तो इसका एक चीज तो पक्की कि ट्रेस तभी बात करते होंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। भाई 2/3 का मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल होगा ही नहीं, है ना। ये तो पक्की बात है कि अगर ट्रेस की बात हो रही है तो सिर्फ कहाँ हो सकती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज 2 1 0 -1 5 7 3 1 8
ये ए मैट्रिक्स और कोई आपको पूछे व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए डायरेक्टली क्या लिखोगे 50। ऑब्वियसली इतना तो नहीं पूछेंगे आपको ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टाइम पर ट्रेस क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल कह दी था ना, इसका मत कर लेना, इसको कौन सा डायगोनल बोलते हैं? ठीक है, एक ये वर्ड ध्यान में रखेंगे ट्रेस क्या होता है, और सेकंड ध्यान में रखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को वो ऐसे सिग्मा जैसा सिंबल होता है, वो इसको सिग्मा बोलते हैं। तो ये जो सिग्मा मतलब रैंक ऑफ ए होता है कैसे निकालते हैं? जो भी आप लोगों को मैट्रिक्स अच्छा रैंक की तो बात तभी निकलेगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई रैंक नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं? मान लेते कि मुझे कोई 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, राइट, -1 2 4 2 1 3 5 0 1, ये 3x3 का मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, इसका रैंक निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, कौन कौन सी? या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। मान लेते कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो इसका रैंक 3 है, जो ऑर्डर होगा उसका रैंक हो जाएगा, इसका रैंक क्या बन जाएगा 3, क्योंकि उसका ऑर्डर 3x3 था। अब वो भी तो सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आए, हो सकता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आए तो आप क्या करोगे, उसके सब मैट्रिक्स बनाओगे 2x2 के, उसके छोटे छोटे जितने भी 2x2 के सब मैट्रिक्स बनते हैं वो बनाऊंगा। जैसे पहला बनेगा -1 2 2 1 का मैट्रिक्स 2x2 का, फिर 2 4 1 3 का मैट्रिक्स, फिर 2 1 5 0 का मैट्रिक्स, 1 3 0 1 का मैट्रिक्स, -1 2 5 0 का मैट्रिक्स, 2 4 0 1 का मैट्रिक्स। तो इस बहुत सारे बनेंगे। उस बहुत सारे मैट्रिक्स में से अगर कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। जैसे मान लेते कि इसका 0 आया, बट इसका अगर मैं 2x2 बना रहा हूँ तो -1 -4 -5 आ गया तो फिर दूसरे ढूंढने भी नहीं जाऊंगा, वहीं तो पता चलेगा कि इसका रैंक क्या हो जाएगा 2। बट अगर मैं जितने भी 2x2 का मैट्रिक्स बना तो सबकी वैल्यू अगर 0 आई, अगर 0 नहीं आया तो फिर रैंक क्या हो जाएगा 2। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 कब की बात है, कब जाना है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे? अगर 3x3 0 आता है। पर बेसिकली आप तब तक डिटरमिनेंट ढूंढते रहोगे जब तक उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया। और जहां अटकोगे उसका जो ऑर्डर होगा वो आप करेंगे। 3x3 से चालू किया, 3x3 का पता किया, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका रैंक क्या बोल के आऊंगा 3। अगर वो 0 आया तो हम क्या करेंगे, उसके 2x2 के सब मैट्रिक्स बनाएंगे, और 2x2 के सारे सब मैट्रिक्स बनाने के बाद अगर कोई एक भी सब मैट्रिक्स मुझे ऐसा मिल गया कि जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका रैंक 2। सपोज 2x2 के भी सारे 0 आए तो फिर मैं बनाऊंगा 1x1, जो 1x1 का मतलब खुद एक एलिमेंट है, राइट। तो अगर वो खुद एक एलिमेंट ही ऐसा होगा कि जो नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है तो मुझे पूछता है कि इसका रैंक क्या होगा, तो बोलूंगा 1, क्योंकि 3x3 का डिटरमिनेंट 0 ही आना है। इसका डिटरमिनेंट होगा तो दो रो, एक पूरा रो का रो 0 है, तो आंसर क्या हो जाना है 0। 2x2 के भी कोई भी ले लो सारे 0 होंगे, तो फिर क्या बनाऊंगा 1x1 का मैट्रिक्स। 1x1 का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, ये 1 बना, ये 0 बना, पर एक तो ऐसा मिल गया ना जो 0 नहीं है तो उसका रैंक क्या हो जाएगा। और किसी का भी रैंक 1 से छोटा तो होता नहीं। अगर कभी अगर ऐसा एक्सेप्शनल केस कंसीडर कर लेना, अगर नल मैट्रिक्स है जिसका तो 1x1 भी सारे 0 होंगे, बट रैंक हम किसी का 0 नहीं बोल सकते, इसलिए नल मैट्रिक्स का भी रैंक 1 ही बोला जाएगा, राइट। वो आपको ध्यान में रखना, याद रखना पड़ेगा कि रैंक कभी किसी का 0 दे नहीं सकते, इसलिए रैंक हमेशा 1 से तो चालू होगा, तो नल मैट्रिक्स का भी रैंक 1 तो होगा। और बाकी किसी का रैंक कैसे ढूंढना है, तो जिस पेज पे आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बनेगा उस डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आप करेंगे, ठीक है। अब अपने वर्ड में एक बार लिख लो ये दोनों चीजें, क्योंकि दोनों वर्ड आपको काम आएंगे।
गया। अब देखो मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी या जो कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए वो सब कुछ बता दिया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। बोर्ड आप लोगों ने बोर्ड की टेक्स्ट बुक कर लिया, ठीक है, और इसका डीपीपी भी मैंने दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को कर लेना है, हो जाएगा वैसे, तो वो भी आप लोग एक बार कर लेंगे, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन बताता हूँ। ऑब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सीधी सी बात है कि आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के दो, है ना, या फिर वेरीफाई करने को नहीं देंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मली पूछेंगे वो मोस्ट ऑफ केस में आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आपको दिया जाए B is a non singular matrix, B is a non singular matrix, क्या होता है वैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। And A is a square matrix, A is a square matrix of same size, मतलब B और A का साइज सेम है, मतलब ऑर्डर सेम। तो आपको पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स इनटू A इनटू B, इसकी वैल्यू क्या होती है? और आंसर में ऑप्शन भी दे देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ B एंड डिटरमिनेंट ऑफ A। B is a non-singular matrix, A is a square matrix, both has the same size with the same order. Then what is value of determinant of B inverse into A into B? The determinant of A is the directly property. कौन सी property? B into B inverse पर B inverse into B आप नहीं कर सकता। अगर ऐसे आप determinant of A बोल रहे हो तो आंसर गलत, मतलब आंसर सही है, कंसेप्ट गलत है। कौन सी प्रॉपर्टी पहले तो भाई डिटरमिनेंट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, बताया हुआ है AB का डिटरमिनेंट उतना ही होता है जितना डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू, तो पहले मैं इसको अलग अलग कर लूंगा, B इनवर्स का डिटरमिनेंट, A का डिटरमिनेंट, B का डिटरमिनेंट। अभी तक ये मैट्रिक्स था, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसको उधर वो सब नहीं कर सकता क्योंकि कम्यूटेटर रूल को फॉलो नहीं करता है, बट अब वो कांस्टेंट है। और वैसे भी मेरे पास अब प्रॉपर्टी के B इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B के बराबर होता है, प्रॉपर्टी है तो इनवर्स की, तो फिर A और ये कैंसिल हो गया, इसलिए इसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ A है ना। ऐसा नहीं कि B इनवर्स इनटू B आएगा, खोलने के बाद ही बोल रहा था, खोलने के बाद तो फिर आई होगा ही नहीं, तो कांस्टेंट है। फिर जैसे दिया हुआ है कि A is a 3x3 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ A 5 है, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? तो वापस डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? डिटरमिनेंट ऑफ A raised to power n-1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A raised to power n-1 83 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो 5 raised to power 4 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ढूंढना है, 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये वाला एक प्रश्न बोला है A एक 3x3 का मैट्रिक्स है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्री जो है ना वो आप -1 0 या 1 ही ले सकते हो, कोई नहीं ले सकते। इसकी एंट्री स्टेट कौन हो सकता है? -1 0 या 1। आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट A इज नीदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। प्रोबेबिलिटी पता है ना क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले तो मैं ये पता करूंगा कि मेरे पास टोटल मैट्रिक्स होंगे कितने, 3 का पावर 9, क्योंकि हर प्लेस 3x3 का मैट्रिक्स तो कितने एलिमेंट? 9 एलिमेंट, और हर प्लेस के लिए कितनी? 3। तो 3 into 3 into 3 how many times? 9 times। तो क्या हो जाएगा? 3 raised to power 9। ये तो हो गया आपका टोटल आउटकम। पर आपको फेवरेबल आउटकम क्या है कि भाई मुझे 3 raised to 9 मैट्रिक्स होंगे, है ना, लाखों में होंगे, उसमें से आपको ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे
जो ना तो सिमेट्रिक होंगे ना तो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। तो ये पता करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो सिमेट्रिक होंगे और कौन से ऐसे होंगे जो नॉन स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। पर ये पता करना बहुत इजी है, इजी तो नहीं बट फिर भी कर सकते हैं कि ऐसे कितने होंगे जो सिमेट्रिक होंगे और ऐसे कितने होंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, और उसको टोटल में से माइनस करेंगे। टोटल कितना है? उसमें से पहले ये पता करते हैं ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता होनी चाहिए। कौन से मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं? जिसको अगर ट्रांसपोज करोगे तो वापस सेम मिल जाएगा। जिसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको वापस क्या मिलना चाहिए? सेम मैट्रिक्स मिलना चाहिए। करेक्ट? क्या लगता है आप लोग बताओ, कितने चाहिए? ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे? ट्रांसपोज करने पर वापस सेम मिलना चाहिए। कितने होंगे? सिंपल सा लॉजिक का क्वेश्चन है। कंडीशन आपको पता है, ट्रांसपोज करने पर सेम आंसर आना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो ठीक है आपकी हेल्प करता हूँ। जब आप ट्रांसपोज करते हो तो कौन से एलिमेंट अपने प्लेस चेंज किया? प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट, ये प्लेस और ये प्लेस अपनी पोजीशन चेंज। तो इसका मतलब ये कि तो कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लेस ही चेंज नहीं करते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? स्टेटमेंट यहाँ के लिए 3 चॉइस, यहाँ के लिए 3 चॉइस, -1 0 1 में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी 3 में से कोई भी चॉइस। तो इसके लिए तो 3 चॉइसेस इंटू 3 चॉइसेस इंटू 3 चॉइस, पहले 3 क्यूब तो वही हो गया। सही है? इस प्लेस पे कितनी चॉइस? 3 चॉइस। इस प्लेस पे 3 चॉइस, बट इस प्लेस पे एक ही चॉइस, क्योंकि ट्रांसपोज करोगे ये दोनों सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ के लिए चॉइस है, यहाँ के लिए चॉइस ही, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर अगर सेम आंसर आना तो यही तो एलिमेंट यहाँ आने वाला है। ट्रांसपोज करने पर रो को कॉलम बनाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की ये आपका मिरर का काम करता है ना? किसी को तो ट्रांसपोज बोलते हैं भाई। ट्रांसपोज याद है ना आप लोगों को कैसा दिखता है? ये आपका ट्रांसपोज का एग्जांपल है। तो आप देखो तो ये मिरर का काम करते हैं, इसी का इमेज यहाँ है, इसीलिए ट्रांसपोज करने पर चेंज। इट मींस आपके पास इसके लिए चॉइस ही नहीं है। जो चॉइसेस है वो सिर्फ 6 के लिए है, इनको जो रखने रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चॉइस नहीं है तो 3 ऐसे 6 टाइम है तो 3 चलो इससे सिमेट्रिक बनेंगे जो मुझे नहीं चलेंगे। अब कितने स्क्यू सिमेट्रिक? कितने स्क्यू सिमेट्रिक बनेंगे? स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, करेक्ट? सही है? अच्छा, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल को हमेशा क्या होना पड़ता है? 0। क्यों 0 होना पड़ता है? उसी एक ही नंबर है जिसमें माइनस से फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, क्योंकि जब ट्रांसपोज करते हैं तो 3 एलिमेंट अपने प्लेस चेंज और माइनस का डिफरेंस आना चाहिए। तो पूरी दुनिया में एक ही नंबर है जिसका प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो तो फिक्स है। कंपल्सरी नेसेसरी है कि भाई ये तीनों तो 0 होंगे। A ट्रांसपोज इक्वल टू -1 आने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ 1 गया तो यहाँ कंपल्सरी क्या करना? तो इसमें देखिए यहाँ के लिए चॉइस है, यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए चॉइस है, यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए चॉइस है, यहाँ के लिए नहीं है। तो यहाँ के लिए कितनी चॉइस?
3 यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3 सही है, राइट। तो फिर वो कितने बने? 3 का पावर 3। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा है, पर प्रॉब्लम है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर और इसके अंदर कोई कॉमन मैट्रिक्स बन रहा है जो मैंने यहाँ से भी माइनस किया और यहाँ से भी माइनस किया, तो एक ही चीज को अगर 2 बार माइनस करो तो एक बार वापस प्लस करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है इन तीनों एलिमेंट को लेके, ये तीनों को लेके, कि जो सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक दोनों, क्योंकि नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। उसको आपने यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया है, यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया, तो 2 बार माइनस किया तो एक बार वापस। तो ये आप लोगों का फेवरेबल आउटकम हो गया, ये आप लोगों का टोटल आउटकम हो गया। तो एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते जिसमें बस मुझे सिमेट्रिक सिमेट्रिक की कंडीशन पता है तो मेरा काम हो जाएगा। समझ आया? एक मैट्रिक्स जो है A = 6, 11, 2, 4 बोला है फाइंड द वैल्यू देन द डिटरमिनेंट ऑफ A⁻2005 - 6 टाइम A⁻2004। इसका डिटरमिनेंट ढूंढना है। तो एक बार तो आप मान के चलो कि भाई A⁻2005 तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। A⁻2005 का मतलब होता है A को 2005 बार मल्टीप्लाई करना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा आपको दिखा कि ये बहुत बार मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो पक्का है तो कोई पैटर्न बनाता होगा। वो पैटर्न पहचानने की ट्राई करो, तो पैटर्न कैसा होगा वो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा। वो आप एक तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको समझ में, जैसे A² है तो A² मतलब क्या हो गया, A × A, ठीक है। अगर मेरा 6, 11, 2, 4 है और उसी को मैं अगर 6, 11, 2, 4 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये 36 प्लस 22 है ना, कितना हो जाएगा 58, करेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, ये 66 प्लस 44 110, राइट। अच्छा इसमें नहीं करने की जरूरत है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मैं तब करता अगर मुझे डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करना होता, तो मैं पैटर्न समझने की ट्राई करनी, तो डिटरमिनेंट फाइंड करना, पैटर्न क्यों जानना है, क्या कॉमन है, A की पावर 2004, क्या बचेगा 6 मतलब 6 टाइम, A का 6 के साथ माइनस नहीं हो सकता, तो मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, तो बाय डिफॉल्ट 6 के साथ कौन है I। मैं अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकता हूँ, A⁻2004 और A-6i का डिटरमिनेंट, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। A⁻2004 का मतलब क्या होगा, A हाउ मेनी टाइम्स, के डिटरमिनेंट ऑफ A⁻2004 हो गया फिर, तो फिर तो ठीक है ना। A का डिटरमिनेंट ढूंढ लेते कितना आ रहा है 24 माइनस 22 तो 2, तो 2⁻2004 से ऐसे पता चल गया। और A में से 6i को माइनस करते हो तो क्या बचेगा, इसमें से 6i माइनस, तो 6006 माइनस, तो क्या बचा होगा 0, 11, 2 माइनस 2,
मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहिए तो 0 हो जाएगा और -22 तो 2/2004 into -22 या जैसा आंसर दिया गया तो हो सकता है -11 into 2/2005 दिया बस ये नहीं देखे -11 into 2/2005 दिया हुआ है तो इसमें वो पैटर्न समझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली मैट्रिक्स होता तो डेफिनेट कोई ना कोई पैटर्न बनाता होता। मतलब थोड़े से और ये भी आप लोग लिख लेना आपकी नोटबुक में। थोड़े टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है बट है बहुत काम के। तो सबसे पहला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वैसे ऑर्थोगोनल वर्ड कहाँ सुना है आप लोगों ने पहले? सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल। क्या कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल सर्कल की? दो कर्व एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। ऑर्थोगोनल कर्व किसको बोलते हैं? कभी भी आप लोग आगे ऑर्थोगोनल कर्व, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब है कि दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट कितना डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो कौन सा कर्व बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। तो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो उसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, बट जब कर्व और कर्व 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वहाँ कर्व के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बट वो ऑर्थोगोनल वर्ड कहाँ यूज है वो पूछ रहा था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि ऐसा कोई मैट्रिक्स कि अगर उस मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स की आप बात करो जिसका ट्रांसपोज उसका खुद का इन्वर्स हो, जिसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स हो, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं पूछने वाला आपको कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो नॉर्मली आपको देंगे कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चन होगा तो अपना कंडीशन लेके चलना है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ध्यान में रखेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट वर्ड आपने सबसे पहली बार सुना होगा, तो बहुत पहले सुना होगा, बट 11-12 में सुना होगा आप लोगों ने सेट थियरी के अंदर। आइडेम्पोटेंट सेट या आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट रूल क्या होता है? क्या होता है आइडेम्पोटेंट रूल? ए यूनियन ए का आंसर क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए का आंसर भी क्या होता है? इसको आइडेम्पोटेंट रूल बोलते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर फॉलोज द आइडेम्पोटेंट रूल। मतलब ऐसा कोई कि ऑपरेशन करने पर वापस सेम आंसर आ जाता हो तो कौन सा रूल बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब कि ए स्क्वायर का आंसर वापस ही आ जाना चाहिए। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो और वापस सेम आंसर आ रहा हो तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे उसको? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको अगर खुद से मल्टीप्लाई करता हूं और अगर मेरा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता हो। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसको, इसका मतलब क्या हुआ? एस स्क्वायर का आंसर आई आने का मतलब क्या हुआ? उसका इन्वर्स खुद है। हो सकता है ना ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स ही खुद है, तो फिर दोनों का मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, तो फिर उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इन्वर्टेड। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए इन्वर्स एक ही है। फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स कि जिसका कोई तो एक ऐसा इंडेक्स हो कि जब उसका आंसर नल मैट्रिक्स बनता हो। इन इज कॉल्ड इंडेक्स। वो मे बी ए स्क्वायर पे नल मैट्रिक्स बन जाता हो तो भी आइडेम्पोटेंट बोला जाएगा, और फिर निलपोटेंट बोला जाएगा। ए क्यूब अगर नल मैट्रिक्स बनता हो तो भी निलपोटेंट बोला जाएगा। a⁴ भी नल मैट्रिक्स हो तो भी आइडेम्पोटेंट, फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा। जो यहाँ पर पावर होगा उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो 4 टाइप ध्यान में रखना। कोई भी एक इंडेक्स में भी ए का कोई भी मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ और ए को अगर ए से मल्टीप्लाई किया पता चला 0 नल मैट्रिक्स हो गया तो वो निलपोटेंट और उसका इंडेक्स 2 हो जाएगा। ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स बना तो भी निलपोटेंट, बट उसका इंडेक्स फिर 3 हो जाएगा।
यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। P ये लेवल 1 का 47 क्वेश्चन है। P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर एक Q का रिलेशन है, Q जो है वो P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज है। P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है where Q and Q equal to P into A into P transpose and X is equal to P transpose into Q raised to power 1000 into P। तो पूछा गया है कि X इनवर्स का आंसर क्या होगा। Then X inverse is where A is an involuntary matrix। X इनवर्स पता करना है और A के लिए भी कंडीशन दिया है। A कैसा मैट्रिक्स है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ये आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। मतलब P अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो गिवन क्या है मुझे? P इंटू P ट्रांसपोज का आंसर I है, ये मुझे पता है, या P ट्रांसपोज इंटू P का आंसर I है, ये मुझे पता है। और इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर का आंसर, ये दोनों चीजें दिया हुआ है क्योंकि वो हमें पता है, तो ये हम लोग का आइडिया है। अब आप लोगों को X का इनवर्स ढूंढना है, वो तो बात की बात है। अरे चलो बात की नहीं, अभी कर लेते हैं। X का इनवर्स तो मतलब P ट्रांसपोज इंटू Q रेज़ टू 1000 इंटू P का इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिवर्स हो जाएगा। और मुझे लग रहा है बाद में करते हैं इनवर्स करो तो वापस वो इनवर्स के लिए तो सोचना पड़ेगा। एक काम कर, तो इनवर्स बाद में सोचेंगे, पहले क्यूब एक्स को सोल्व करते हैं। एक्स को सोल्व करने में प्रॉब्लम कौन है? क्यू का पावर 1000 और क्यू पता भी नहीं है, पैटर्न पता कर लोगे आप कि क्यू को 2-3 बार मल्टीप्लाई करके पैटर्न पता कर लिया तो है भी नहीं, क्योंकि क्यू ही नहीं पता। तो हम इसको ये तो लिख सकते हैं क्यू रेज़ टू 1000 का मतलब क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, हाउ मेनी टाइम्स? 1000 टाइम्स। सही है, राइट। अब आप लोग क्या लगता है कैसे आगे फर्दर सोल्व करें? क्यू को ए से मल्टीप्लाई कर दें। किसको? क्यू को ए से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये क्यू हुआ, अब क्यू की वैल्यू पुट करना पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली क्यू तो पता ही नहीं, तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो सही बात है कि भाई यहाँ पर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्यू की वैल्यू रख दिया जाए। पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज कितनी बार? 1000 टाइम, और लास्ट में पी। हमें पता है कि हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो नहीं करते तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बट मैं इन दोनों को तो साथ में ले सकता हूँ। ऑर्डर हाँ चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर तो चेंज हो भी नहीं रहा है। एंड व्हाट इज पी ट्रांसपोज इनटू पी? आई। तो ये क्या होगा? आई। ये क्या होगा? आई। ये क्या होगा? तो हर एक पी ट्रांसपोज इनटू पी क्या होंगे? आई। तो बाकी इसमें तो पी बचा ही नहीं, सिर्फ ये बचा है, वो भी कितनी बार? 1000 टाइम, क्योंकि पी ट्रांसपोज इनटू पी आई दिया था। अब a रेज़ टू 1000 का मतलब a इंटू a इंटू a 1000 टाइम था। अब पहले a इंटू a स्क्वायर इंटू आई, आई ना, फिर ये a इंटू a, आई ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा, जैसे i इंटू आई कितनी बार? 500 टाइम। भाई दो को साथ ले लिया तो 5000 में से 500 हो गए, और i तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो क्या बनने वाला है? 1 को 500 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो बनेगा। ये x है, अगर x खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? तो ये टाइप जो मैंने आपको बताई है 4 अच्छे से ध्यान में रखना जरूरत पड़ेगी।
देखिए अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब ए दिया फिर बोलते ए रेस टू 64 ढूंढ लो, तो पक्की बात है कि इसमें पैटर्न बनेगा। ए रेस टू 64 एक मैट्रिक्स ही देगा वापस, तो ए को 64 टाइम मल्टीप्लाई करने को बोला। मैन्युअली तो करना पॉसिबल नहीं है, तो 100% यहाँ पर कुछ पैटर्न बनता होगा, एक बार चेक करते हैं। एस स्क्वायर व्हाट ए कौन है 1 1/2 0 1, किसके साथ मल्टीप्लाई 1 1/2 0 1। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो क्या होगा 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये स्क्वायर है। एक ही बार मल्टीप्लाई करने से पैटर्न नहीं समझ आएगा, और एक आध बार करो। ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर को वापस ए के साथ मल्टीप्लाई, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3/2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो 1। इसका मतलब ये पता चल रहा है ये तीनों में चेंज ही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो यहाँ चेंज हो रहा है। 1/2 था वहां से 1 पहुंचा, 1 था वहां से 3/2 बचा, इसका मतलब क्या हुआ 1/8 हो रहा है। तो आप मुझे बता दो ए रेस टू 4 क्या होगा 1 2 एक बार वेरीफाई भी कर ले, दो एक बार 1 0 1/2 और 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 प्लस 3/2 तो 2, सही है ना। और आपको चाहिए 60, तो क्या मैं 1/2 ऐड करते हुए देखने बैठूं। आपने पैटर्न तो सही पकड़ लिया कि भाई इसमें 1/2 इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे होगा फाइनली एक तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये 1 0 1 ही रहेगा। जब आपने ए रेस टू 64 चालू किया था तो आप लोगों का पहले क्या था 1 था, फिर 1 प्लस 1/2 था, फिर 1/2 में 1 ऐड हुआ, फिर वापस 1 ऐड हुआ, ए क्यूब में 3/2 बना, ए रेस टू 4 में 2 बना, तो 1/2 ऐड हो रहा है और सीरीज कैसी बन रही है, सीरीज किसी रिलेटिव बन रही है। भाई डिफरेंस तो सेम है हर एक का 1/2 और इस सीरीज का आपको कौन सा टर्म ढूंढना है, and what is 4 below 64 term in a p a plus n minus 1 into d, तो 63/2 plus 1/2 तो 64/2 32 हो जाएगा। और वैसे में हमें समझ आ रहा है कि फोर्थ में अगर 2 आ रहा है तो 8 में 4 आ रहा होगा, तो वैसे ही बढ़ते जा रहा है तो वो हाफ ही हो जाएगा 64। तो ऐसे क्वेश्चन में 100% कुछ पैटर्न बनेगा, पता कर लो पैटर्न क्या है, एपीजीपी कुछ तो बन जाता होगा, वो फिर आपको अप्लाई कर सकते हैं।
बोला है 2013 का क्वेश्चन है, तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, आप बताना है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला गया है कि AB and C are the sides of a scalene triangle। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड जिसके लेंथ अलग अलग। तो बोले कि अगर ABC अगर स्केलिंग ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ है, तो व्हाट इज देयर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट और साइक्लिक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ABC साइक्लिक डिटरमिनेंट लास्ट क्लास में बताया था, किसको बोलते हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट? जिसका ट्रांजिशन साइक्लिक टेबल किसको बोला था कि आप लोगों को सेम एलिमेंट को बस इंटरचेंज कर देते हैं। क्या होगा कि आप लोगों के एलिमेंट वही होंगे, ABC होगा हर रो में, उसी को इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, इसको ट्रांसपोज करते तो वापस सेम मिलता है। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? साइक्लिक डिटरमिनेंट। और ये साइक्लिक डिटरमिनेंट का मैंने डायरेक्टली आप लोगों को आंसर याद करवाया था। याद मैं लिख लो, प्रॉपर्टी में नहीं याद रहती है तो याद होनी चाहिए, जो मैं यहाँ बताता हूँ। साइक्लिक डिटरमिनेंट का आंसर पहले तो रो को आप लोग R1 + R2 + R3 करोगे तो A + B + C कॉमन आ जाएगा। इसको दो तरीके से याद करना है, या इसका आंसर A + B + C इंटू माइनस ऑफ A² + B² + C² माइनस AB माइनस C माइनस, ये इसका आंसर होता है। और ये किसकी आइडेंटिटी है? AQ + BQ + CQ माइनस CAB, या तो ये फिर दोनों याद रखो, अब किसकी जरूरत है मुझे पता है। इस क्वेश्चन में दिया था ABC अगर स्केलिंग ट्रायंगल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, नॉन पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और ये आपकी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में था DPP में, सेम क्वेश्चन ये मैंने डायरेक्टली डिटरमिनेंट दिया था, वैल्यू पता करना था कि क्या आएगा। अच्छा पहले तो मुझे बताइए पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव में क्या फर्क होता है? इसमें दो ऑप्शन है, पॉजिटिव भी और नॉन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी और नॉन नेगेटिव भी है। क्या फर्क है? नॉन पॉजिटिव मतलब 0 या नेगेटिव। पॉजिटिव तो पता ही है, नेगेटिव भी पता है, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 0 या तो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 या तो पॉजिटिव। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बट इन दोनों में होगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? AB से तीनों साइड है, तो साइड है तो साइड के लेंथ तो पॉजिटिव होता है, तो भाई A + B + C तो पॉजिटिव ही मिलना है, जो भी है वो यहाँ है। इसका और एक वर्जन क्या है? डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है? ये A - B का स्क्वायर प्लस B - C का स्क्वायर प्लस C - A का स्क्वायर, ये इसका थर्ड वर्जन, पहला दूसरा तीसरा। और तीन स्क्वायर के एडिशन या तो 0 होंगे या तो पॉजिटिव होंगे। 0 कब होंगे? जब तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। कोई भी स्क्वायर का एडिशन 0 कब हो सकता है? तीनों 0, और तीनों 0 होने के लिए A को B इक्वल होना पड़ेगा, B को C इक्वल होना पड़ेगा। जो मैंने किया स्केलिंग ट्रायंगल है, तीनों लेंथ अलग अलग है, ये तो 0 नहीं होगा, तो फिर कंफर्म ये पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव है, बट मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो वाले हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन का अननोन वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दिया होता है तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ A को क्या लिखे चलेंगे? 0।
आप लोगों को बोला है 2020 का JW का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स A with entries from -1 0 या 1, वापस वही एंट्री सिर्फ किसको लेनी है, -1 0 या 1 को। तो पूछा गया कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर with entries -1 0 1 such that the sum of diagonals of the elements, मींस उन्होंने पूरा लिखा है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने मैट्रिक्स बनेंगे, ये पूछा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बताओ क्या करें। क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। आपके पास कोई अगर मैं मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज A B C D F G H I, ठीक है, इसका इसी के ट्रांसपोज के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर A into A ट्रांसपोज बोला है। तो अगर इसी को इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ट्रांसपोज करूँ तो रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल लिख रहा हूँ, बाकी सब नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ट्रेस मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही मतलब है आप लोग को। इसका प्रिंसिपल डायगोनल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, आपका जो रो है वही कॉलम बना, उसको ट्रांसपोज किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आ जाते, यहाँ मतलब कौन, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला वही होगा ना यहाँ पर, तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर यहाँ वाले लास्ट वाला, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हुआ, इसका मतलब क्या पता चला आप लोगों को, ट्रेस ऑफ A into A ट्रांसपोज हमेशा जो भी एलिमेंट होता है उनका स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, अगर T into A ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों का मैट्रिक्स का कंसेप्ट चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। सीधी बात है ना, ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम बन रहा है, और जब आप लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हो तो वही एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो नो के नो एलिमेंट का स्क्वायर का एडिशन आपका ट्रेस बन रहा है, किसका, A into A, इसका एडिशन आपको C चाहिए। अब PNC चालू हो गया, मैट्रिसेस खत्म, और आपको एंट्री से यही लेना है। वैसे कितने बनेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि -1 0 1 लेके मेरे 9 टर्म का स्क्वायर का एडिशन 3 हो जाए। इतना
कितना बताइए अच्छा पहले तो पता चले कि 3 स्क्वायर का एडिशन का आंसर 3 होना है और मेरे को लेना सिर्फ -101 ही है, तो 9 में से 3 एलिमेंट को 1 होना पड़ेगा या तो -1 होना पड़ेगा, स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ, सही है ना। और बाकी 6 जो बचेंगे उन सबको कंपल्सरी, तो कौन से 3 को आप 1 या -1 दोगे, कोई भी चीज, तो पहले 93 होगा, सही है। अब जो 93 हुआ, अब जो भी 3 एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया उन हर एक के पास कितनी स्पेस, 2 या तो 1 या तो -1, आंसर क्या होगा 93 into 2 raised to 3, व्हाट इज 93?